Guys, this is our UPSC Prelims Geography 80-20 series. Let's solve last 30 year PYQs. तो सवाल उठता है क्या सिर्फ हम लास्ट 30 इयर्स के PYQs देखेंगे? नहीं, हम PYQs तो देखेंगे जो जनरली सब लोग करते हैं। तो क्या अलग मिलेगा आपको इस सीरीज के अंदर? आपको हर एक ऑप्शन का जो कॉन्सेप्ट्स है और फ्यूचर में यूपीएससी क्या पूछ सकता है वो आपको इसके साथ मिलेगा। उसके साथ हर एक ऑप्शन में जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उनमें कोई अगर ट्रिक्स लग रही है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो भी मैं इसी सीरीज में आपको बताऊंगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्योग्राफी उस पर्टिकुलर पीवाईक्यू से रिलेटेड वो भी मैं इसी सीरीज में बताऊंगा। अगर कुछ चीज रटने की जरूरत है और वहां पे निमोनिक्स की जरूरत है वो भी मैं आपको इसी सीरीज में बताऊंगा। सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग द लास्ट 30 इयर्स पीवाईक्यू। एंड आज हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड लूप्स हाउ अर्थ वर्क। ठीक है। सो आज के बेसिक एपिसोड में इस एपिसोड 1 में ज्योग्राफी में हम डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लाइंस एंड लूप्स में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट से पीवाईक्यू पूछे गए वो बताऊंगा। वहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ते बढ़ते एटॉमिक क्लॉक्स पे जाएंगे। एटॉमिक क्लॉक्स के बाद हम आगे जो है वो आपके जितने भी रोटेशन है, रिवोल्यूशन है अर्थ के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपने शायद ना सुने हो पहले। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अहेड और बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ग्रीनविच। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज दी गई है और हमें बताया गया कि इनमें से कुछ कंट्रीज हमारे ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये ग्रीनविच जो मेरिडियन है वहां से कुछ आगे है, कुछ अहेड है टाइम से रिलेटेड और कुछ उनसे पीछे है। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग sequential orders gives the correct arrangement of the countries according to their standard time from ahead to behind GMT। तो हमें इस तरीके से उसको sequential order में लगाना है कि सबसे पहले अहेड वाला जीएमटी से जो सबसे अहेड वाली कंट्री है उसको हमें सबसे पहले बतानी है। उसके बाद धीरे धीरे कम अहेड वाली, फिर धीरे धीरे बिहाइंड तक हमें पहुंचना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम एग्जाम हॉल के अंदर मैं आपको बताता हूं। देखिए इस तरीके का एक डायग्राम हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम जीएमटी को ड्रॉ करेंगे। जीएमटी हमारा यहाँ पे 0 डिग्री हो गया है जो लंदन से पास होता है। अगर आपको जीएमटी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, जीएमटी हमारा लंदन से पास होता है। ठीक है, तो यूरोप और आप लंदन यहाँ पे दिमाग में रखिए। ठीक है, अब हम एक एक कंट्री को उठाते हैं। क्यूबा। सो क्यूबा इज अहेड और बिहाइंड। आपको ये देखना है कि क्या क्यूबा हमारे जीएमटी से अहेड है या फिर यहाँ से आपके बिहाइंड है। सो क्यूबा इज समथिंग लाइक बिहाइंड है। ठीक है। ग्रीस, सो ग्रीस आपके अहेड है, लंदन से आगे आता है ग्रीस, तो यहाँ पे कुछ आपकी ग्रीस की सिचुएशन होगी। इराक, इराक ग्रीस से भी आगे है। ठीक है, सो इराक की सिचुएशन कुछ यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद कोस्टारिका। कोस्टारिका बिहाइंड है बट मुझे ये नहीं पता कि कोस्टारिका क्यूबा के और बिहाइंड है या फिर उसके बराबर है। तो लगभग मैं एक बार यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कोस्टारिका को। ठीक है, उसके बाद है जापान। सो जापान आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है जीएमटी। ठीक है, जीएमटी के अहेड अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जीएमटी के अगर इधर की साइड जाएंगे, ईस्ट की साइड जाएंगे, तो यहाँ पे टाइम आगे होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे टाइम जो है वो नेगेटिव होगा। तो हमें अहेड पहले बताना है, मतलब सबसे अहेड अगर होगा वो होगा जापान। ठीक है, सो फिफ्थ नंबर। तो अब जिस ऑप्शन में जापान सबसे आगे है हमें वो ऑप्शन देखना है। सो ए में फिफ्थ है, बी में सेकंड है, थर्ड में फोर्थ है और यहाँ पे थर्ड है। सो डायरेक्टली सिर्फ जापान से ही हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं एक बार सारी पोजीशंस आपको वर्ल्ड के फिजिकल मैप में बताता हूं। ठीक है, यहां पे हमारा 0 डिग्री है, दिस इज समवेयर आर 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री यहां से पास हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ग्रीस रहा। ठीक है, ये हमारा इराक रहा। ठीक है, और ये रहा जापान। ठीक है, और ये कहीं पे आपका क्यूबा। ठीक है, और क्यूबा से पहले था यहाँ पे बिहाइंड और पीछे कोस्टारिका। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अहेड जापान। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका इराक होगा, थर्ड नंबर पे ग्रीस होगा, फोर्थ नंबर पे क्यूबा होगा, फिफ्थ नंबर पे लास्ट कोस्टारिका होगा। इस तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा और यही हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर बन के निकलता है। फिफ्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।
आगे बस इसी जीएमटी के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा यूपीएससी प्रो लेवल पे लेके जाएगा। और आप देखना कैसे ये 1995 का क्वेश्चन, ये जीएमटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आगे चलकर डेट लाइन का क्वेश्चन 2025 में बनता है। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ इस सीरीज में आगे देखते रहिए क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ती है, यूपीएससी किस तरीके से बढ़ाता है। ठीक है, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया है। इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन मैं आपको कहूंगा गूगल के अंदर काफी साइट्स में, वेबसाइट्स के अंदर इस क्वेश्चन को गलत मार्क किया हुआ है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये है ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी, किस तरीके से वो क्वेश्चन को डिजाइन करता है। If the earth direction of rotation is reversed, what would be the IST when it is a noon at the international date line? मैं सच बता रहा हूं, एग्जाम हॉल के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो तो एक बार तो पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई लगेगी। मैं आपको रियल कह रहा हूं, दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम हॉल सिचुएशन। बट हम लोग तो ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं करने वाले, बिकॉज हम सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही एडवांस में तैयार करके जाएंगे, जिससे आप जो भी क्वेश्चन पूछ ले हम उसका आंसर कर सकते हैं। देखिए समझिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर अर्थ की डायरेक्शन, रोटेशन जो है, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो रिवर्स हो जाए, तो क्या होगा कि आईएसटी, आईएसटी मींस योर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा व्हेन इट इज अ नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब सीधी सीधी बात, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हुए हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे। ठीक है, और आपकी अर्थ की रोटेशन की जो स्पीड, डायरेक्शन है, उसको आपने रिवर्स कर दिया है। तो अब बताइए आईएसटी पे क्या टाइम होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बिना रिवर्सल की बात करते हैं कि रिवर्स ना करें रोटेशन की स्पीड। उससे पहले क्या सिचुएशन है, पहले उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यही हमारा स्टैंडर्ड बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स को याद रखिए, ये बॉक्स हमारे बहुत काम आने वाला है। अब देखिए मैं आपको बनाता हूं यहां पे, सबसे पहले हमें एक तो चाहिए इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ आर इंटरनेशनल डेट लाइन, कुछ इस तरीके से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। ठीक है, और इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें इंडिया की सिचुएशन, सो मान लो कि यहाँ पे इंडिया है, कुछ काइंड ऑफ यहाँ पे, और इंडिया के यहाँ से आपका जाता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री मिर्जापुर से आईएसटी जा रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, रोटेशन की स्पीड, रिवर्स रिवर्स कुछ नहीं किया। अभी क्या है, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ पे 12 बजे है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ये टाइम पीछे होगा। बात समझ आ रही है, ये टाइम पीछे होगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 12 बजे से पहले का टाइम होगा। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, बट इससे पहले होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं कि इन दोनों के आपके लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है। सो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 180 डिग्री माइनस माइनस 82.5 डिग्री, ठीक है, आपका 82.5 डिग्री तो इज इक्वल टू 97.5 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है जो आपको पता होना चाहिए, आपको पता है आई होप, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में होते हैं 15 डिग्री। ठीक है, 1 आवर में। ठीक है, तो बेसिक से अगर मैं इस फॉर्मूले को समझूं कि 1 डिग्री का 4 मिनट, तो 97.5 डिग्री पे कितना मिनट का फर्क होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 390 मिनट्स। ठीक है, 390 मिनट्स इज इक्वल टू 6.5 आवर। ठीक है, लगभग 6.5 घंटे। ठीक है, मतलब इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस है 6.5 घंटे का। ठीक है, 6.5 घंटे का यहाँ पे लगभग डिफरेंस है, 6.5 आवर का यहाँ पे डिफरेंस है। अब सवाल उठता है कि एग्जैक्टली टाइम क्या होगा अगर अर्थ की डायरेक्शन रोटेट हो जाए। अगर रोटेट हो जाए तो मुझे ये समझिए नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा। नॉर्मल सिचुएशन में आपके 12 बजे से 6.5 घंटे माइनस होंगे, पहले होगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, क्यों हमने ऐसा क्यों कैलकुलेट किया, इसके पीछे वाई समझिए। वाई ये है कि अर्थ की रोटेशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आपके अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन होती है, ऑलरेडी वी अवेयर। और ईस्ट हमेशा अहेड होता है। क्यों ईस्ट अहेड होता है, बिकॉज यहां से सन राइज होता है, सबसे पहले सन राइज होता है ईस्ट के अंदर, तो ये अहेड रहता है। ठीक है,
तो अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में देखूं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की सिचुएशन लगा के देखूं, तो आपका आईएसटी अहेड होगा एज कंपेयर टू, सॉरी, आईडीटी, इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीटी आपका अहेड होगा एज कंपेयर टू आईएसटी। ठीक है, इसका मतलब 6.5 घंटे आगे होगा नॉर्मल सिचुएशन में। अगर मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूं कि मेरे रोटेशन की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हो जाए, फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट हो जाए, अगर ये जैसे ही होगा तो 6.5 घंटे मुझे यहां पे प्लस करने पड़ेंगे। अभी पीछे था इंडिया, लेकिन जैसे ही आप रिवर्स कर दोगे सिचुएशन, तो 6.5 घंटे, 6 and 30 आर आपका लगभग आपको ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल नून के टाइम में, 12 बजे प्लस 6.5 आर। तो आपका आंसर क्या है? 6:30 बजे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नो, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन सी 18, आपका 18 इज टू 30 आवर्स आपका आंसर होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे पीएम देखना है, इससे आगे होगा, पीछे नहीं होगा, ऐसे फटाफट नहीं करना। ठीक है, सो 18, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, किस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये देखिए कितने, किस लेवल पे 1997 में क्वेश्चन पूछे जाते थे, और सेम यही क्वेश्चन अब यूपीएससी का वापस यहाँ से रिवाइवलिज्म हुआ है, और इन्हीं क्वेश्चन को वो वापस पूछ रहा है 2025 के अंदर। इंटरनेशनल डेटलाइन से क्वेश्चन आया है 1997 का। ठीक है, सो अब यहां पे आते हैं डेटलाइन। अगर आपको पता हो, मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एमपी एंड उत्तर प्रदेश, मतलब मिर्जापुर से आपकी आईएसटी पास हो रही है, और कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है अगर ये क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले स्टेट आपको याद रखना है यूपी, यूपी के बाद याद रखना है एमपी, ठीक है, एमपी के बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, साथ में रखना है उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से पास होती है आईएसटी। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है इन द फ्यूचर, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन कुछ है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, जो वहां पे कॉन्सेप्ट लगा था उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे। व्हेन देयर इज अ नून एट अ जीएमटी, जीएमटी में नून है, ठीक है, पीपल ऑन दी अनदर प्लेस, कोई अनदर प्लेस है ऑफ द अर्थ, आर टेकिंग देयर 6 o'clock मॉर्निंग टी, वो 6 बजे की मॉर्निंग टी पी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नून हो रही है, धूप पड़ रही है, और वहां पे कोई और अर्थ की ऐसी प्लेस है जहां पे लोग सुबह उठकर चाय पी रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग टी, बेड टी पी रहे हैं। ठीक है, सो द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज, अब हमें बताना है उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड क्या है। सो लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है? लॉन्गिट्यूड से हमें हमें क्या पता चलता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। आई होप ये बेसिक्स आपको पता होंगे, तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा। लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता चलता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, जीएमटी है, ठीक है, और जीएमटी में आपके यहाँ पे मान लो, अगर मैं इसको जीएमटी मानूं, ठीक है, दिस इज अ 0 डिग्री, दिस इज आर 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री यहां पे है, और यहां पे जीएमटी है, नून एट द जीएमटी मेरिडियन पीपल ऑन द अनदर प्लेस। अब देखिए, इससे लगभग 6 घंटे पहले, हमें पहले जाना है, पीछे जाना है। ठीक है, तो कुछ यहां पे होगा। ठीक है, अब हमें इसकी लोकेशन बतानी है, इसकी लॉन्गिट्यूड बताना है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है। सीधा सा आप समझिए, 6 o'clock है, मतलब 6 आवर का डिफरेंस है, 6 आवर का डिफरेंस है। अभी मैंने बताया कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री किस तरफ होगा? 90 डिग्री वेस्ट होगा, इस तरफ। ठीक है, क्योंकि पीछे है, तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। घबराना नहीं है एग्जाम के अंदर ऐसे नंबर्स देख के। ठीक है, कई बार नंबर देख के डर लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है। अब देखिए 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, जो मुझे लगता है 90% ऑफ लोग जो है वो इस कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी फाइंड करेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल। ठीक है, पहले हम इस बात को समझते हैं, क्या रहा है। एनाडिर इन द साइबेरिया, ठीक है, एनाडिर इन द साइबेरिया, नोम इन द अलास्का, आर अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप, गेटिंग सेट फॉर द ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज, इट वुड बी डिफरेंट डेज। ठीक है, बेसिक क्या कह रहा है, ये कुछ इस तरीके से कह रहा है, जैसे मान लो
दिस इज एंड दिस इज समथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका है ये अलास्का, ठीक है, और वहां पे है नोम, नोम इन अलास्का, एंड हियर सम जगह आपका एनादिर, एनाडिर, ठीक है, इन सर्बिया, ठीक है। कुछ ही किलोमीटर का इनका फासला है, कुछ ही किलोमीटर का इनका फासला है, ठीक है। कुछ ही किलोमीटर का फासला, अगर आप ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, कुछ ही किलोमीटर का फासला है। बट फर्क क्या है कि जब वो सुबह वेकअप ब्रेकफास्ट के लिए तैयार होते हैं और सब होते हैं, तो उस समय दोनों जगह अलग अलग डेट होती है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इतनी कम जगह पे डेट चेंज हो जाती है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, आईडीएल, आईडीएल, ठीक है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन, अब ध्यान से समझना, यहां पे मैं आपको बहुत गजब की बात बताने वाला हूं। हम जो गलती करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर, वो कैसे बचना है उससे, वो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। पहले हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। अब हम इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। अब हम एक सिमिलर सिचुएशन यहां पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज आर इंडिया, ठीक है। इंडिया में अगर मैं यहां पे बात करूं तो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज द ईस्ट, ठीक है। हमें शुरू से आदत है ये लिखने की कि हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है, ठीक है। ये हमें आदत है, ठीक है। गुजरात है और इस तरीके से है, तो वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, ठीक है। ये आदत है हमें। अब इसी आदत को देखो हम कैसे एग्जाम हॉल में यूज करेंगे। व्हेन इट इज अ मंडे इन अनादिर, ठीक है, अनादिर में मंडे है, ठीक है, मंडे है, एंड इट इज ट्यूसडे इन द नोम, यहां पे ट्यूसडे होगा, ठीक है, नोम के अंदर ट्यूसडे होगा। अब देखिए, हमने क्या देखा कि इंटरनेशनल डेटलाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन यू, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो आपको गेन होता है टाइम का, ठीक है, डेट चेंज होती है, आप यू विल गेन द टाइम, ओके। ये है अधूरा कॉन्सेप्ट, अधूरी बात जो हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो अगर हम ये करते तो गलती नहीं करते। अगर हम इस बात को एग्जैक्टली समझे, ठीक है, अगर कोई बिना कोई फैक्चुअल इसको ना समझ के और फटाफट से बस रट ली किसी ने अगर लाइन कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मूवमेंट करते हैं तो पॉजिटिव गेन होता है, डेट चेंज होती है, तो भाई यही हो रहा है कि अनादिर है, यहाँ पे मंडे, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम सॉरी इधर हो गया आपका वेस्ट, हमने ड्रॉ कर दिया, इधर आप देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे वेस्ट लगाया, यहाँ पे ईस्ट लगाया, तो यहाँ पे हमने वेस्ट लगाया, यहाँ पे हमने ईस्ट लगाया। जैसे ही हम वेस्ट से ईस्ट गए, एक दिन का टाइम यहाँ पे ऐड हो गया, सो मंडे से ट्यूसडे हो गया, ठीक है। बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग। वाई? कि भैया ऐसा क्यों? यही तो कॉन्सेप्ट था कि इंडियन डेट लाइन के, इंटरनेशनल डेट लाइन में वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो यू विल गेट योर डेट वुड बी चेंज, और वो भी पॉजिटिव मैनर में। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे भूल गए। क्या भूल गए? जो एग्जाम में खासकर हम भूल सकते हैं, तो आपको उस बात को बहुत बहुत ध्यान से रखना है कि दिस इज आर ग्लोब, ठीक है। आप इसको, इसी चीज को जब आप एक मैप के अंदर ड्रॉ करोगे, हम जब ये चीज है वो एक रेक्टेंगुलर मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वेस्ट और ईस्ट है, बट दिस इज अ ग्लोब। सो होगा क्या एग्जैक्टली क्या है कि आपका जो सर्बिया है वो आपके ईस्टर्न, आपके जो सर्बिया है, आपका सर्बिया जो है, एशिया जो है, वो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, और नोम आपका अलास्का जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे बात कि ये आपका एग्जैक्टली ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, जिसको हम वेस्ट लिख रहे थे, ये आपका यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये बात बिल्कुल समझिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, नेगेटिव होगा। सो अगर यहां पे मंडे है तो नोम में संडे होगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो आंसर इज वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान से करना है एग्जाम में। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हम गलतियां करते हैं, अब मैंने आपको इतना बारीकी से कॉन्सेप्ट बताया। यूपीएससी फिर से यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी जब एक बार कोई भी जगह से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है तो 2-3 साल ज्योग्राफी में उस उधर से क्वेश्चन पूछता है। आप चाहे 2024 का पेपर उठा लो, 23 का पेपर उठा लो, ठीक है, आप उसी चीज को रिपीट होते हुए देखेंगे, उसी सेम कॉन्सेप्ट। जैसे आइसोथर्म लाइन है, फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्म जनवरी वाला यूपीएससी का फेवरेट है, 24 में पूछा, 25 में पूछा, वो पूछ ही रहा है।
तो सेम यहां से पूछेगा, बट ये गलती नहीं करनी। आपको हेमिस्फीयर के हिसाब से ईस्ट और वेस्ट को देखना है। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, इस बात को समझना है। अब एक बार हम बहुत हेवी हो गया है, थोड़ा सा अब एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। अर्थ की रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। जीएमटी इज अ 0 डिग्री, ठीक है। ईस्ट में एड टाइम, वेस्ट में सब्ट्रैक्ट टाइम। अब ईस्ट वेस्ट आपको पता लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद आईएसटी जीएमटी हमने देख लिया 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट हमारा आगे है एज कंपेयर टू जीएमटी, ठीक है। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बताया, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट, किस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मीन वेलोसिटी विद व्हिच द अर्थ मूव्स राउंड द सन ऑन इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आपको ये बताना है। सो ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसका आंसर है 30 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड रहती है, ठीक है। तो ये रट लो, कभी फ्यूचर में ये कॉन्सेप्ट वापस पूछ ले तो एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, ठीक है, फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, दो चीजें हो रही है यहां पे, दो चीजें हो रही है यहां पे। एक वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, उसके वेरिएशन में, एंड सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। पहला कह रहा है अर्थ की रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है ऑन इट्स एक्सिस तो इससे फर्स्ट नंबर हो सकता है, बट इससे सीजन चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। द अर्थ रिवोल्यूशन राउंड द सन इन एलिप्टिकल मैनर, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उससे सीजन चेंज हो सकते हैं, बट उससे वेरिएशन इन द डेट टाइम, डे और नाइट टाइम में नहीं आ सकता। तो दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। लैटिट्यूडनल पोजीशन ये अलग बात चल रही है, तो ये तो एकदम सबसे फर्जी अगर कोई ऑप्शन है वो ये है। अब आ जाओ ऑप्शन डी, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, तो यहाँ पे सन है, ठीक है, और सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है, चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप जैसे भी मान लो, ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने से, और वो भी अपने टिल्टेड एक्सिस से। सो टिल्टेड एक्सिस से उसको क्या मिल रहा है, डे एंड नाइट टाइम। अगर मान लो एक्सिस उसका टिल्ट नहीं होता तो इक्वल होता, वेरिएशन ही नहीं होते। बात समझ आ रही है। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो सब जगह पे, यहाँ पे अगर इस लेटीट्यूड की बात करें या फिर इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर में तो वैसे भी डे एंड नाइट टाइम हमेशा इक्वल रहते हैं, बट अदर लेटीट्यूड्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वेरिएशंस होते हैं। क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू दिस एक्सिस, ठीक है, टिल्टेड एक्सिस के कारण यहाँ पे कई बार दिन रात में वेरिएशंस आते हैं। तो टिल्टेड एक्सिस से क्या हो रहा है, टिल्टेड एक्सिस से आपका वेरिएशन इन द लेंथ, डे नाइट टाइम एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण आपके सीजन्स चेंज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, दिस इज द सन, ठीक है, और यहाँ पे आपका अर्थ है, तो इस पोजीशन में आपकी स्प्रिंग होगी, वसंत, ठीक है, वसंत आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका ऑटम आएगा, तो दीज बोथ आर द इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्वेटर पे। और अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे आपका एक तरफ आएगा समर सोलिस्टिस और एक तरफ आएगा विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट, आगे मैं इसको और डेप्थ में आपको समझाऊंगा, बट मोटा मोटा आपको इतना दिमाग में रखना है, टिल्टेड एक्सिस एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसी को घुमाकर वापस यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2025 का ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके कारण मुझे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं इस एक क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है फॉर द फ्यूचर। ध्यान से समझिए। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड इट्स एक्सिस, मतलब अर्थ की रोटेशन में एंड उसके एक्सिस में, ठीक है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जनरली राइट होता है, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको नीचे के स्टेटमेंट्स देखने होते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया होता कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये कभी नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की प्रीमाइस सेट की जाती है और ये बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है, इन दोनों में से क्या ये दोनों कारण है, ठीक है, फर्स्ट एंड टू, क्या इन दोनों में से कोई एक कारण है,
क्या दोनों सही है? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? क्या स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपने आप में करेक्ट है या नहीं है? Solar flares and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's outer atmosphere with a tremendous amount of energy. ठीक है, इस तरीके के तो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, मास इजेक्शन होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये तो स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट है। ठीक है, अब ज्यादा थोड़ा सा क्लटर कम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है। एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट, ठीक है, पोलर आइस मेल्ट हो रही है, द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो कि अगर पोलर आइस मेल्ट हो रही है तो वाटर जो है वो इक्वेटर की तरफ आता है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है। अब सवाल उठता है क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये दोनों इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब क्या दोनों इंडिविजुअली, तो हमें एक्सप्लेनेशन देखना है क्या यही कॉज है इसके पीछे का, अर्थ के रोटेशन का, एक्सिस का। तो यस, अगर देखो ये थोड़ा सा फैक्चुअल और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बट अगर आप नहीं आता एग्जाम में तो क्या इसमें आप सोच सकते हैं, सोच ये सकते हैं कि सोलर फ्लेयर का इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअली ये करेक्ट हो सकता है, बट ये मास इजेक्शन से पूरा आपके अर्थ के रोटेशन और उसके एक्सिस में फर्क आ जाए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये इतना सोच पाते हो तो आप समझ पाओगे कि सेकंड स्टेटमेंट सही तो है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट वेयर एज थर्ड स्टेटमेंट आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होता है। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, दैट इज द स्टेटमेंट 3 इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, कैसे एक अर्थ की जो पोलर आइस मेल्ट हो रही है उसके कारण अर्थ की रोटेशन और एक्सिस पे फर्क पड़ रहा है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां पे समझाया हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसी स्टडी आई है कि अर्थ की रोटेशन स्लोइंग हो रही है, डाउन स्लाइटली, ठीक है, और डेज लेंथन हो रहे हैं, लेंथिंग ऑफ द डेज, एंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज शिफ्टिंग, अ फिनोमेना इज नोन एज पोलर वांडर। ठीक है, ये यूपीएससी वापस यहां से टर्म पूछा था, व्हाट इज पोलर वांडर। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को पोलर वांडर बोलते हैं, ये याद रखना। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, मास इजेक्शन होता है, ठीक है, इससे काफी ज्यादा आपकी चीजें होती है, बट it is not physical driver that shift earth planetary axis and alter its rotational speed। थर्ड स्टेटमेंट को समझिए और यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी। एज अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज, मासिव आइस शीट एट द पोल्स, ठीक है, ग्रीनलैंड अंटार्कटिका मेल्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड ग्रेविटी, दिस न्यूली लिक्विफाइड मेल्ट वाटर does not stay at the pole, it flows and redistributes towards the equator। अब हमें इसके आगे की कहानी समझनी है। अब ध्यान से थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं, आओ ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं सीन क्या है, सिचुएशन क्या है, समझो इस बात को। मैं आपको यहां पे दो अर्थ बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये दो अर्थ है, हो क्या रहा है, आप सिचुएशन को समझिए। दिस इज आर इक्वेटर, ठीक है, ये दोनों इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल हीट बढ़ रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट बढ़ रही है। जैसे ही हीट बढ़ रही है तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, आपकी पानी यहां से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, पिघल रही है आइस, तो इक्वेटर की तरफ यहां पे जो है मेल्ट होके वाटर आ रहा है। ये फिनोमिना हो रहा है जो हमें बेसिक समझ आ रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली, इससे क्या हो रहा है वो समझिए। यहां पे सारा मास था, इसे बोलते हैं मास रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे पहले मास था, ठीक है, अब ये मास रीडिस्ट्रीब्यूट होके इक्वेटर की तरफ आ गया, ठीक है। जैसे ही ये मास इक्वेटर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो आपके अर्थ के अंदर एक बल जाया, ठीक है, बल जाके इक्वेटर की तरफ आपका मास बढ़ गया, ठीक है। मास बढ़ने से क्या हो रहा है, यहां पे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, आपका कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, ठीक है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट्स, ठीक है। इससे होता क्या है इसको समझिए। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भार पड़ने से, यहाँ पे वजन पड़ने से, आप इतना सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मास बढ़ने से हो क्या रहा है, इसकी स्पीड स्लो हो रही है, स्पीड स्लो हो रही है रोटेशन की। ये बात बिल्कुल समझिए, जो अर्थ रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड में एक जो है वो स्लो हो रही है स्पीड। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस फिनोमिना, आपका बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्योर फिजिक्स है।
ठीक है? तो डरना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ ये मोमेंटम होता क्या है। एक स्केटर, ठीक है, एक आइस स्केटर होता है, अगर वो अपने दोनों हाथ खोलकर स्केट करे, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है? और वहीं पे अगर वो अपने हाथों को बंद करके रखता है, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये जो अभी यहाँ पे फिनोमिना हो रहा है, इक्वेटर के ऊपर जो आपका मास रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मास सारा यहाँ पे आ रहा है, इसके कारण एक तरीके से काइंड ऑफ बल्ज आ गया है। बल्ज आने से मतलब है आपके आर्म्स जो है वो वाइड हो रहे हैं। आर्म्स वाइड हो गया, मतलब जैसे आर्म ये छोटे थे पहले समझो, ठीक है? बट इस बल्ज के कारण यहाँ पे आर्म्स वाइड हो गए, आप इस तरीके से समझिए। और जब आर्म वाइड होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है? आई होप आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। भैया अब बताओ इसका क्या रेलेवेंस क्या है? चलो सुनो मेरी बात, इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? एक नई कहानी शुरू करता हूं, पहले उस कहानी को समझो। एक फिनोमिना के बारे में आपको और बताते हैं, फिर आप इस बात को और अच्छे से समझेंगे। इसको एक बार साइड कर देते हैं, इस बात को मैं वापस आऊंगा इस पे, ठीक है? इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन निकला कि अर्थ की रोटेशन की स्पीड जो है वो स्लो हो रही है, ठीक है? इससे लेंथ ऑफ द डे ऑफ द डे इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम पोलर वांडर बोलते हैं, ठीक है? ये एक फर्स्ट केस है, केस नंबर 1, इसको याद रखो। अब बात करते हैं एक नए फिनोमिना की, उसको समझिए। आपने एक अर्थ और बना देते हैं। अर्थ के अंदर कोर है, कोर लिक्विड है, ठीक है? आउटर कोर इज अ लिक्विड। आउटर कोर लिक्विड है तो उसके अंदर जो करंट्स होते हैं, उसके कारण जो ये करंट्स है उसकी स्पिन, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है, वो देखा जा रहा है पिछले डिकेड से कि बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है? ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? आप समझिए मेरी बात को ध्यान से। अब उससे पहले क्या होता था? उससे पहले आपका नॉर्मल स्पीड थी अर्थ की, बट ड्यू टू दिस स्पिन, ये कोर के अंदर जो स्पिन हो रहा है, ठीक है? आप ये मत पूछना कि स्पिन क्यों हो रहा है, बट ऐसा एक फिनोमेना देखा जा रहा है कि आउटर कोर की जो लिक्विड है, उसके कारण जो एक स्पिन हो रहा है, और स्पिन के कारण आपकी यहाँ पे रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज अ केस नंबर 2। अब आप देखो, ध्यान से समझना। पहले वाले केस के अंदर अर्थ की स्पीड, रोटेशन स्पीड स्लो हो रही है। सेकंड केस के अंदर जो पहले से हो रहा है, काफी सालों से हो रहा है, दिस इज अ न्यू फिनोमिना एज कंपेयर टू दिस। यहां पे आपकी स्पीड जो है वो फास्ट हो रही है। तो देखिए, अब एक बार कुछ समय के लिए इस सिचुएशन को भूल जाइए, केस 1 को। अब सिर्फ केस 1 को देखिए, केस 2 को देखिए। केस 2 के कारण हो क्या रहा था? केस 2 के कारण ये हो रहा था कि जब स्पीड बढ़ रही थी, ठीक है? तो हो क्या रहा था, मान लो 24 घंटे यहाँ पे इस लाइन पे 24 आवर्स जो है वो कंप्लीट हो रहे थे। 24 आवर्स इस लाइन पे नॉर्मल कंप्लीट होते, मतलब यहाँ पे इस लाइन पे कंप्लीट होने चाहिए थे। लेकिन जब स्पीड बढ़ गई तो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया, मतलब इस पॉइंट पे आपका 24 आवर कंप्लीट हो गया, ठीक है? क्योंकि स्पीड बढ़ गई, रोटेशन आपका 24 घंटा पूरा वो एग्जैक्टली नहीं हुआ जो पहले होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका एक टाइम के अंदर जो है वो लीप आ गया, लीप आ गया। अब इस लीप को फिल करने के लिए, इस लीप को फिल करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते थे? जो है लीप को बढ़ाते थे या घटाते थे, ठीक है? लीप कभी पॉजिटिव करते थे या नेगेटिव करते थे, ठीक है? आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि नेगेटिव कभी नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव किया गया, पॉजिटिव लीप रखा गया। और काफी बार साइंटिस्ट ने 1970s के बाद इस लीप को पॉजिटिव लीप्स बढ़ाए, जिससे क्या हो, ये टाइम जो मिसमैच है, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली 24 आवर में रोटेशन स्पीड आपकी, टाइम हम दो तरीके से टाइम देखते हैं। एक तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से, जिसको हम रोटेशन ऑफ दी अर्थ का रोटेशन के हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल टाइम कीपिंग रखते हैं। एक होता है एटॉमिक क्लॉक, ठीक है? एटॉमिक क्लॉक। तो हो क्या रहा था, एस्ट्रोनॉमिकल से आपका जो है एटॉमिक, ठीक है? एटॉमिक बहुत पहले हो, तो ये लीप यहाँ पे सिचुएशन हो रही थी, तो उस लीप को भरने के लिए पॉजिटिव लीप ऐड किए जाते थे, ठीक है? अब समझिए बात, दिक्कत कहां है? दिक्कत ये है कि ये पॉजिटिव लीप ऐड कर रहे थे यहाँ पे। अब यहां से केस 1 की सिचुएशन हो गई, अब क्लाइमेट चेंज हो गया, पोलर आइस मेल्ट हो रही है, इससे आपकी स्पीड स्लो हो रही है।
इससे स्पीड फास्ट हो रही है, ये दोनों टकरा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ठीक है? लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। अब क्या हो रहा है, इस लड़ाई के कारण अब हमें इस तरीके से लग रहा है कि आने वाले दिनों में मतलब हमें ऐसा लग रहा था पहले कि पॉजिटिव लीप से हमें नेगेटिव लीप की तरफ जाना पड़ेगा। पहले इतनी स्पीड फास्ट हो रही थी इसके कारण, ठीक है? 2026 में ये माना जा रहा था कि ये हम नेगेटिव लीप को यूज़ कर लेंगे। लेकिन ड्यू टू दिस केस 1 अभी ये 2026 पोस्टपोन हो गया है, ये 2030 की तरफ चला गया। मतलब अभी हमें 3-4 साल और रुकना पड़ेगा इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए जो एक नेगेटिव लीप हम यूज़ कर रहे थे। अब लीप का मतलब क्या है? हमारे जितना भी जीपीएस सिस्टम है, हमारे जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वहाँ पे आप पॉजिटिव लीप को ऐड कर सकते हो, बट वहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और जैसे ही ये 2030 की सिचुएशन आएगी या जब हमें नेगेटिव लीप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो सारा हमारा जीपीएस सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स सब एक तरीके से हिल जाएँगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से ये सारा सिस्टम जो है तहस-नहस होने की सिचुएशन है और साइंटिस्ट इससे डर रहे हैं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही इस क्वेश्चन का बेसिस है। आपने सोचा होगा कि भैया आपने इतना क्यों समझाया? इसलिए समझाया कि आपसे इसी से रिलेटेड अब आपको आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। लीप टाइम, ठीक है? एटॉमिक क्लॉक्स, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, ठीक है? इस टाइप के कॉन्सेप्ट हो तो आपको अब पूरी सिचुएशन जो है अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है? सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। बेसिक आपको इतना दिमाग में समराइज़ करके देखूँ ठीक है, समराइज़ करूँ तो आपको इतना ही याद रखना है कि अब होगा क्या, आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इतना क्लाइमेट चेंज बढ़ता जाएगा। क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा कि जो वो स्पीड थी कोर वाली जो स्पीड वो बढ़ा रहा था, उसको भी हम ओवरटेक कर देंगे। ओवरटेक करके हम क्या करेंगे? अभी तो ओवरटेक नहीं कर पाए, लेकिन आगे चलकर आगे 2050, 2070 में हम ओवरटेक करके होगा क्या एक्चुअली में, हमें मिलेगा क्या? एक्चुअली में हमें हमारे दिन लंबे हो जाएँगे, 24 आवर में हमें कुछ लीप कुछ आगे जो है वो ऐड हो जाएँगे, ऐसा समझना नॉट ऐड बट यहाँ पे ये समझो कि ये दिन जो है वो लंबा हो जाएगा 24 घंटे का। तो पूरा का पूरा टाइम कीपिंग सिस्टम ही चेंज होने वाला है ड्यू टू दी ओनली वर्ड इज़ दैट क्लाइमेट चेंज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है? चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब ईज़ी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन। On 21st June, on 21st June, the sun does not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon of the Antarctic Circle, shines vertically overhead at the noon of the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ठीक है इस तरीके से आप डायग्राम एग्जाम के अंदर बना सकते हैं अगर इस तरीके से आप बनाएंगे दिस इज अ टिल्टेड सिचुएशन इस टिल्टेड सिचुएशन को दिमाग में रखिए एंड इस तरीके से हम टिल्टेड के हिसाब से इक्वेटर बनाएंगे इक्वेटर के ऊपर ये दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिस इज आर आर्कटिक सर्कल दिस इज आर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड दिस इज आर अंटार्कटिक सर्कल ठीक है सन की पोजीशन कहाँ पे है 21 जून पे आपको पता होना चाहिए 21 जून पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपकी सिचुएशन है ठीक है तो एग्जैक्टली अगर टिल्ट नहीं होता ठीक है तो क्या होता तो ये होता ठीक है तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एडिशन ऑफ टाइम कहां कहां पे आपको देखने को मिल रहा है दिस इज आर इक्वेटर इक्वेटर पे कोई एडिशन नहीं है यहाँ पे लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट इज इक्वल ऑलवेज इक्वल होगी ठीक है तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि शाइन वर्टिकली ओवर हेड द नून एट द इक्वेटर उसके बाद आप सिचुएशन देखिए यहाँ पे आपका डे की लेंथ बढ़ गई है ये देखिए इसी इफेक्टिवली यहाँ पे बढ़ गई है और यहाँ पे भी बढ़ गई है आपकी मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बढ़ गई है ट्रॉपिक ऑफ सॉरी आर्कटिक सर्कल पे बढ़ गई है तो अब क्या पूछ रहा है शाइन वर्टिकली ओवर हेड द नून ऑफ द इक्वेटर तो नहीं 21 जून पे तो यहाँ पे रहता है तो 0 डिग्री पे तो ये इक्वेटर पे तो नहीं होगा इसको कट करो शाइन वर्टिकली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नो कैप्रिकॉन तो यहाँ पे भी नहीं होता ठीक है योगा डे बना रहे हैं ना हम योगा डे पे कहाँ पे होता है सन योगा डे पे सन होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो इसका मतलब क्या है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ द आर्कटिक सर्कल और डज नॉट बिलो द होराइजन ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा सो इसका ऑप्शन होगा डज नॉट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल क्योंकि ये देखो ये लेंथ ऑफ द डे काफी ज्यादा बढ़ जाती है सो डज नॉट सेट बिलो द होराइजन होराइजन से उससे नीचे जो है वो आर्कटिक सर्कल में नहीं
ये यहाँ पे होगा। अब इसको देखिए, 21 जून समर सॉलिस्टिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सन ओवरहेड और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे डे लाइट, ठीक है, मिडनाइट सन, अंटार्कटिक सर्कल में 24 घंटे आपकी नाइट, सो आंसर इज ए, ठीक है। आर्कटिक सर्कल में आपका सनसेट ही नहीं होगा, ठीक है, मिडनाइट सन होगा, अंटार्कटिक सर्कल में 24 आवर डार्कनेस, इक्वेटर पे इक्विनॉक्स में होता है, और यहाँ पे 22 दिसंबर में कैप्रिकॉन में सिचुएशन होती है। अब देखिए 19 में क्वेश्चन पूछा, उसी को घुमाकर 22 में पूछ लिया यूपीएससी ने। तभी कह रहा हूं एक जगह से क्वेश्चन पूछेगा तो पीछे पड़ जाएगा 1-2 साल, ठीक है। तभी मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन दी, ठीक है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन, लॉन्गेस्ट डे कहां पे होगा, लॉन्गेस्ट डे, तो लॉन्गेस्ट डे आपका होता है 21 जून को, योगा डे, अभी हमने बात की। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो अभी पूछा 2019 में, जहां पे क्वेश्चन के अंदर जो डेट थी उसी से यहां पे आंसर निकल रहा है, इसलिए कहते हैं पीवाईक्यूज को प्लीज सॉल्व कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझिए। फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, मैं देखो ज्योग्राफी में बार बार डायग्राम बनाने की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप एग्जाम हॉल के अंदर डायग्राम बनाएं, जिससे आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाए। ऑन जून 21, देखो यूपीएससी का फेवरेट है, जून 21 तीसरी बार आ रहा है, ठीक है, इन अ रॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन 12 आवर, मतलब 12 घंटे से ज्यादा यहाँ पे सनलाइट होगी। अभी हमने सॉल्व किया, एक बार फिर आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको समझिए, इस तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। दिस इज आर इक्वेटर, इस तरीके से थोड़ा सा, दिस इज आर इक्वेटर, दिस इज आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आर आर्कटिक सर्कल, दिस इज आर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल, ओके। सो वेयर इज द सन, सन इज हियर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर के ऊपर है, ठीक है, कैंसर के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके की, ठीक है, डे नाइट वाली, ये लो, ठीक है, दिस इज आर नाइट, ये पूरी नाइट है हमारी, ठीक है, तो डे है ये। अब 12 घंटे से ज्यादा दिन का है, तो इक्वेटर के ऊपर एग्जैक्टली 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। तो ट्रॉपिक आपका इक्वेटर पे, इक्वेटर नहीं होगा, इक्वेटर तो नहीं होगा, 12 घंटे से ज्यादा पूछा है, 12 घंटा एग्जैक्टली है इक्वेटर पे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यस, कैंसर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यस, 12 घंटे से ज्यादा, ये देखो ऐड हो रहा है, तो यस दिस इज द ऑप्शन। सेकंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में देखो कम हो रहा है, ठीक है, ये तो कम है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल में यस, यहां भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यस, सो आंसर इज 2 एंड 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एग्जाम हॉल में इस डायग्राम को देखिए, ये वही डायग्राम है जो मैं बार बार बना रहा हूँ, यही डायग्राम मैं बार बार बना रहा हूँ, आपको ये डायग्राम दिमाग में रखना, और इस तरीके से जब भी कैप्रिकॉन में पूछे तो सन की सिचुएशन वहां पे रख दो, इस तरीके से बनाकर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा सीजन वाला आपका है, जैसे मैंने आपको बोला था स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स में इक्वल डे एंड नाइट सभी जगह आपके यहाँ पे देखने को मिलता है, फिर विंटर सोलिस्टिस और फिर आपके डे लाइट और ये सब में वेरिएशन आता है, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो फ्यूचर में यूपीएससी पूछ सकता है, बहुत सिंपल है, बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। अ पर्सन स्टूड alone in the desert on a dark night and wanted to reach his village which is situated 5 kilometer east of the point where he is standing। मान लो वो यहाँ पे खड़ा है, उसको कहाँ जाना है, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट यहाँ पे, तो यही लगाना, ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में उसका गांव है, विलेज है, ठीक है। He had no instrument to find the direction but located the pole star, उसको pole star मिल गया। The most convenient way now to reach his village is to walk in the, किस सिचुएशन में किस तरीके से वो जाएगा। मान लो उसको एक पोल स्टार मिल गया, पोल स्टार का एक कॉन्सेप्ट होता है कि पोल स्टार नॉर्थ पोल को शो करता है, नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर होता है आपका पोल स्टार, तो नॉर्थ की डायरेक्शन आपको पोल स्टार देता है। तो फॉर एग्जांपल उसके सामने अगर नॉर्थ है तो उसके पीछे साउथ होगा, ठीक है, उसके राइट में ईस्ट होगा और उसके लेफ्ट में, ठीक है, अगर वो इस इंसान की ये पोजीशन है तो उसके राइट में इधर विलेज होगा और लेफ्ट के अंदर उसका यहाँ पे वेस्ट साइड होगा, इस तरीके की सिचुएशन होगी। सो डायरेक्टिंग फेसिंग द पोल स्टार, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, ठीक है, तो क्या पोल स्टार के डायरेक्शन में वो जाएगा, यहाँ पे उसका गांव, नो। क्या वो इधर जाएगा, नो। वो किधर जाएगा, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, ठीक है, पोल स्टार को लेफ्ट में,
नो, वो तो राइट में जाएगा, लेफ्ट तो ये हो गया। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पोल स्टार का ये कॉन्सेप्ट नॉर्थ पोल में होता है। ठीक है, ये याद रखना। और इस तरीके से आप सिचुएशन वापस देख लीजिए। पोल स्टार नॉर्थ स्टार 5 किलोमीटर ईस्ट में जाएगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाएगा इस तरीके से। ये नॉर्थ स्टार साउथ में बैक, ईस्ट में राइट, वेस्ट में लेफ्ट। ठीक है, तो पोल स्टार टू द राइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और अपने सजेशन जरूर बताइएगा और इसका आंसर तो जरूर आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2025 का भी छोड़ा है। ठीक है, वो टाइम जोन्स के ऊपर है, कितने टाइम जोन है। उस क्वेश्चन को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें अभी काफी ज्यादा ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है और मैं उस क्वेश्चन को कोई भी एपिसोड के अंदर एक बार आपको बता दूंगा, जैसे ही मुझे वो डिस्क्रिपेंसी थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिखेगी, जब भी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।